हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के पूरे कंसेप्ट, सारी वीडियो, सारे केमिकल रिएक्शंस और सारी एक्टिविटीज के बारे में एक शॉर्ट और डिटेल वीडियो में लेके आएंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपका एक पूरा चैप्टर कंप्लीटली रिवाइज हो जाएगा। तो हम बात करते हैं हमारी स्टार्टिंग से केमिकल रिएक्शन से। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें हमारे पास सबसे पहले बात आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। तो जब भी केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस होता है तो उसमें हमारे क्या होती है, या तो कोई ना कोई गैस प्रोड्यूस होती है, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट आ गया एवोल्यूशन ऑफ गैस टेक्स प्लेस। सेकंड होता है हमारा कोई ना कोई फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होता है, जैसे हम आगे जाके पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो उसमें हमारा क्या होता है प्रेसिपिटेशन की प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। नेक्स्ट हमारा आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जब हम करेंगे नेक्स्ट आगे जाके, तो आयरन नेल को इंसर्ट करने से हमारा फेरस सल्फेट का कलर कॉपर सल्फेट का कलर चेंज हो जाता है, तो चेंज इन कलर। नेक्स्ट सिमिलरली चेंज इन टेम्परेचर, कि जब भी हम चूने को पानी में डालें तो वो जो बीकर होता है वो हमारा हीट अप हो जाता है, तो वो हमारा हो गया चेंज इन टेम्परेचर। सिमिलरली कुछ चेंज सॉलिड से लिक्विड या गैसेस में चेंज हो रही है, तो ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस आ गए। ठीक है, इसके बाद हमारे आता है कि राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन। तो कोई भी केमिकल इक्वेशन को हम वर्ड में या फिर सिंबल की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जैसे हमने यहां पे लिखा है H2 plus O2 gives rise to H2O। तो जो भी रिएक्ट होता है तो उसे हम बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट, और इसे हम बोलते हैं एरोहेड। तो इसमें हमारा रिएक्टेंट कौन है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और हमारा प्रोडक्ट कौन है, H2O। अब इस केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है उसमें हाइड्रोजन के एटम कितने आ रहे हैं, देखो 2। एटम कैसे निकालते हैं, जैसे देखो मैं लिखूं 2H2, तो इसमें हमारे एटम कितने आ गए, 2 × 2 करके 4। अब मैं लिखूं H2, इसमें मेरे एटम कितने आ रहे हैं 2, फ्रंट में कुछ नहीं है 1, तो इसमें हमारे एटम कितने आ गए 2। अब देखो यहाँ पे एटम कितने आ रहे हैं हाइड्रोजन के 2, ये देखो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 2। इस साइड भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने आ रहे हैं 2, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1, तो 2 × 1 हो गया, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम यहाँ पे भी आ गए 2। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम कितने आ रहे हैं 2, बट यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम कितने, देखो ये 1 ये भी 1, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने आ रहे हैं 1। रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के एटम 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम्स क्या है 1। तो ऐसी कोई भी केमिकल इक्वेशन जो बैलेंस ना हो उसे हम बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, इस तरह की इक्वेशन को हमें बैलेंस करना पड़ता है। तो आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है कि व्हाई वी नीड टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। अब हमने क्लास 9 में पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस हो तो उसमें कोई ना न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है ना कोई सब्सटेंस डिस्ट्रॉय होता है। तो इस लॉ को फॉलो करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हमने बैलेंस कैसे करना था, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे ऑक्सीजन एटम को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आपने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास बन गया फिर H2 plus O2 gives rise to ये 2H2O। अब दोबारा चेक करो, यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम कितने हो गए 2, और यहाँ पे 1 है तो ऑक्सीजन के 2, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 2, बट यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम हो गए, देखो 2 × 2 4 हाइड्रोजन एटम हो गए, बट यहाँ पे कितने थे 2, तो यहाँ पे आपको लगा दो 2 लगा दो। तो ये अब आपकी क्या होगी, बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन होगी। अब इसी तरह अगर हम एक और एग्जाम्पल की बात करें, इक्वेशन को बैलेंस करना है, Fe plus H2O gives rise to Fe2O3 plus H2। अब इसे हम सोल्व करते हैं बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। अब ये देखो हमारे रिएक्टेंट में आयरन कितने हैं 1, और प्रोडक्ट में आयरन कितने हैं, देखो 2 × 1, तो यहाँ पे 2 है। सिमिलरली हाइड्रोजन के कितने हैं, देखो यहाँ पे 2 × 1 2, यहाँ पे हाइड्रोजन भी कितना है हमारा 2। फिर आता है हमारा ऑक्सीजन, यहाँ पे 1, फ्रंट में भी 1, तो ऑक्सीजन के रिएक्टेंट में कितने हैं 1, और प्रोडक्ट वाली साइड कितने हैं 3। तो पहले हम क्या करेंगे, आयरन को मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आप 2 लगा दो, तो 2Fe, यहाँ पे भी 2Fe, आयरन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन वैसे ही बैलेंस है। तो अब बस हमें ऑक्सीजन के साथ 3 लगाना है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ 3 लगा दो। बट जब आपने यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ 3 लगाया, वाटर के साथ 3 लगाया, तो ये हाइड्रोजन के कितने हो गए हमारे पास, यहाँ पे 6 हो गए, ठीक है, और यहाँ पे 2 थे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ 3 लगा दो, तो ये यहाँ पे क्या आ गया आपका 3 आ गया। इसे बोलते हैं हम हिट एंड ट्रायल मेथड। अब देखो अब सारे बैलेंस आपके, ये 2Fe, यहाँ पे भी 2Fe, 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 × 2 6 हाइड्रोजन, और 3 × 1, यहाँ पे 3 एटम्स, यहाँ पे कितने हमारे
3 एटम्स है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हमारे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। केमिकल रिएक्शन, इसमें हमारी फर्स्ट टाइप आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जब भी 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, तो उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल A प्लस B कंबाइन करके अगर हमें सिंगल सब्सटेंस दे रहा है C, तो उसे हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखो, हमने कभी ना कभी अपने घर में पेंट तो किया होगा, तो जब भी हम चूने को पानी में मिलाते हैं, ठीक है, तो चूना हो तो हमारा होता है क्विक लाइन, जब उसे हम पानी में मिलाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, स्लेट लाइन। तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये ब्रैकेट में लिखी होती है स्टेट, कि ये पहले जब हम बाजार से लेके आते हैं सॉलिड स्टेट का होता है, इसे हम लिक्विड वाटर में ऐड करते हैं, तो जिससे ये हमारा एक्वा सोल्यूशन में जाता है, तो इसे हम बोलते हैं स्लेट लाइन। अब ये जो हमारा बन गया, इसे हम व्हाइट वॉश करते हैं, तो व्हाइट वॉश करने के बाद 2-3 दिन के बाद हमारी सरफेस क्या आती है, शाइनिंग, ज्यादा अच्छी लग रही है। जिस दिन लगाते हैं उस दिन इतनी शाइनिंग सरफेस नहीं आती। क्यों? क्योंकि ये स्लेट लाइन हमारा 2-3 दिन जो एयर में CO2 प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करके हमारा क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जिसे हम बोलते हैं मार्बल। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट एग्जांपल होगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। सेकंड हमारी बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ वाटर, हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म वाटर। अब इन तीनों में देखो क्या सिमिलरिटी है कि तीनों में एक प्रोडक्ट है, तो इसे हम, ये तीनों हमारे किसके रिएक्शन एग्जांपल्स हो गए, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के एग्जांपल्स हो गए। जब हम ये वाला रिएक्शन कर रहे थे, क्विक लाइम को वाटर में ऐड कर रहे थे, तो जो हमारा बीकर है वो काफी ज्यादा गर्म हो जाता है, तो जब भी हीट एनवायरनमेंट को जाए तो उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट हमारी बाहर को जाए। ठीक है, तो एक तो हमारी एग्जांपल होगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, ये वाली, क्विक लाइम इज एडेड टू वाटर, बीकर गेट्स हीटेड अप। सिमिलरली हमारी बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस है, CH4 को जब हम बर्न करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, CO2 प्लस H2 प्लस एनर्जी बनेगी, तो ये भी हमारी क्या आ गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सिमिलरली जो हमारी रेस्पिरेशन है हमारे अंदर, रेस्पिरेशन प्रोसेस भी क्या है हमारा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, कि हम जो भी खाना खा रहे हैं तो वो हमारा हमें क्या दे रहा है, एनर्जी दे रहा है। तो ये जो हमारी ग्लूकोज को प्लस ऑक्सीजन से अटैक करके जो बन रहा है CO2 प्लस H2 प्लस एनर्जी, तो दिस इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। टाइप आती है डीकंपोजिशन रिएक्शन। इस तरह के रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है कि कोई भी एक कंपाउंड डीकंपोज होके 2 और 3 सिंपलर सब्सटेंसेस में फॉर्म हो जाता है। जैसे अगर कोई एक कंपाउंड A है तो वो डीकंपोज होके 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस लाइक B और C में डीकंपोज हो रहा है। कॉम्बिनेशन में क्या था, 2 सब्सटेंस मिलकर एक नया सब्सटेंस बना रहे थे, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ब्रेक डाउन होके 2 और 3 मोर में क्रिएट हो रहा है। अब डीकंपोजिशन रिएक्शन हमारा 3 तरह से हो सकता है। एक होता है बाय प्रोवाइडिंग हीट, कि अगर ए सब्सटेंस को अगर हम हीट करें। सेकंड होता है बाय प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी, और थर्ड होता है बाय सनलाइट। तो सबसे पहले हम करेंगे बाय हीट, विच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। आपको ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन में पक्का बनता है, लगभग हर साल ही आ रहा है। इसमें हमारे पास सिर्फ 3 केमिकल इक्वेशंस है, वो 3 केमिकल इक्वेशन आप अच्छे से याद कर लो, आपके एग्जाम में काफी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगी। सबसे पहले हमारे पास आती है थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। और जो इसके क्रिस्टल होते हैं ना, वो होते हैं हमारे ग्रीन कलर के। तो आपके चैप्टर में पहली बार कोई कलर आया है, तो सबसे पहले हमारा कलर कौन सा है, फेरस सल्फेट, FeSO4.7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इसकी 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होती है। चलो वो बात की बात है, बट फिलहाल फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल है वो क्या होते हैं हमारे पास, ग्रीन कलर के। जब हम उसे हीट करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा, जो कि एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस होगा। और उसके बाद हमारी SO2 और SO3 गैसेस क्या होंगी, रिलीज होंगी। और इसमें कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, SO2 की स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। ठीक है, तो थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। तो ये एक सॉलिड स्टेट में है, जब हीट करने पे ये भी क्या आएगा, सॉलिड स्टेट में। बट हमारा क्या चेंज हो जाएगा कलर, फ्रॉम ग्रीन टू ब्राउन चेंज हो जाएगा, ग्रीन टू ब्राउन। तो दिस इज द फर्स्ट example of thermal decomposition, ferrous sulfate, in which color changes from green to brown. 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग सबसे मेन आ गया हमारे पास decomposition of lead nitrate. Decomposition of lead nitrate. lead nitrate हमारा क्या होता है, कलरलेस होता है, इसके पास कोई कलर नहीं है। बट जब आप इसको हीट करोगे तो हमारे पास क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस।
तो सॉलिड कौन सा फॉर्म हो रहा है इसमें, लेड ऑक्साइड। अब देखो इसका स्टार्टिंग में कलर क्या था, व्हाइट कलर, कलरलेस था, बट जब आप उसको हीट करोगे तो जो सॉलिड फॉर्म होगा लेड ऑक्साइड वो आपका क्या आएगा, येलो इन कलर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद हमारी सबसे मेन इक्वेशन आती है कि जब भी इसको गर्म करोगे तो आपके जो फ्यूम्स निकलेंगे ना, फ्यूम्स, उन फ्यूम्स का कलर क्या होगा, ब्राउन फ्यूम्स होगा, ब्राउन फ्यूम्स। तो वो ब्राउन किसके करके होंगे, ड्यू टू द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आ रहा है, बस आपको क्वेश्चन में एक्स वाई जेड करके करेंगे, लिख देंगे, आपको आइडेंटिफाई करना होता है विच इज एक्स, विच इज वाई, विच इज जेड। साइंस में वैसे कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होता क्योंकि हर बार कोई नया नया पैटर्न आता है, बट ये जो आपका क्वेश्चन है एक थर्मल डीकंपोजिशन लेड नाइट्रेट, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग बार बार हर साल ही आ रही है। तो मैं इसको स्पेशली जोर लगा के बोल रहा हूं, इसे अच्छे से रिवाइज कर लेना। तो ये आगे हमारी डीकंपोजिशन लेड नाइट्रेट, बस डीकंपोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही इक्वेशन है जिसमें डीकंपोजिशन ऑफ वाटर, या फिर जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, कि जब वाटर में हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो वो हमारा हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में क्या हो जाएगा, डीकंपोज हो जाएगा। तो ए डीकंपोज टू बी एंड सी। अब इसमें आपको एक छोटा सा डायग्राम ये याद करना है कि ये हमारे पास एक रबड़ कोक है, इसमें हमने 2 कार्बन के रोड्स लगाए हैं। जो कार्बन की रोड हमारे पॉजिटिव से अटैच हो उसे बोलते हैं एनोड। ए से याद रखना पॉजिटिव, तो पहले ए आता है तो पहले वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और सी हमारा क्या होगा, नेगेटिव। सी क्या होगा हमारा, नेगेटिव। जो नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है उसे बोलेंगे हम कैथोड। तो यहां पे हमने ऐसे 2 कार्बन के रोड लगा दिए हैं, यहां पे एक रबड़ कोक लगा है, ऊपर हमने 2 टेस्ट ट्यूब लगाई हैं। तो इसमें हमारा पास देखो क्या आ रहा है, जो हमारा नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है, मतलब जो जहां पे कैथोड है उसमें देखो ये काफी जगह खाली है, तो यहां पे हमारी क्या हो रही है, हाइड्रोजन गैस इकट्ठी हो रही है। सिमिलरली जो एनोड वाली साइड है, पॉजिटिव वाली साइड, उसमें देखो थोड़ी सी जगह खाली है, तो यहां पे हमारी कौन सी गैस इकट्ठी हो रही है, ऑक्सीजन वाली हो रही है। ऑक्सीजन वैसे भी हमारा क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव गैस कहां पे कनेक्ट होगी, हमारी पॉजिटिव के पास, और हाइड्रोजन होता है हमारा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव गैस हमारी किसके पास इकट्ठी होगी, नेगेटिव के पास। बट यहाँ पे स्पेस ज्यादा है, यहाँ पे स्पेस से कम है, तो जो हाइड्रोजन गैस होती है वो हमारी ट्वाइस होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो यहाँ इक्वेशन से भी क्लियर हो रहा है, जब आप बैलेंस करोगे तो हाइड्रोजन के साथ 2 आ रहा है और ऑक्सीजन के साथ क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हमेशा हमारा जो वॉल्यूम ऑफ गैस, हाइड्रोजन गैस है, वो ट्वाइस वॉल्यूम होगी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। या फिर हमें इस तरह लिख सकते हैं कि कैथोड पे हमेशा जो वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड है वो हमेशा क्या होगा, ट्वाइस एज कंपेयर टू गैस कलेक्टेड एट एनोड, ए से पॉजिटिव। ठीक है, हम नेक्स्ट करते हैं बाय सनलाइट। थर्ड हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शन आता है बाय द लाइट एनर्जी। तो लाइट एनर्जी में देखो, जैसे हमने ये चाइना डिश है, चाइना डिश में हमने रखा है सिल्वर क्लोराइड इन द सनलाइट। तो इसमें हमारे पास 2 ही रिएक्शन है, दोनों सिमिलर रिएक्शन है। पहला है हमारा सिल्वर क्लोराइड AgCl। तो जब हम AgCl को सनलाइट में रखेंगे तो ये डीकंपोज होकर हमारा बच जाएगा सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस। ठीक है, AgCl तो हमारा व्हाइट कलर का, बट जो बाद में हमारे पास सिल्वर बचेगा वो ग्रेश व्हाइट कलर का बचेगा। और ये वाले दोनों रिएक्शन हमारे यूज होते हैं इन द ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। सेम रिएक्शन है AgBr के साथ। AgBr इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फॉर्म सिल्वर एंड ब्रोमीन गैस। यहाँ पे क्लोरीन गैस थी, यहाँ पे हमारे पास है ब्रोमीन गैस। तो ये हमारे पास 3 तरह के डीकंपोजिशन रिएक्शन हो गए, बाय हीट एनर्जी, बाय इलेक्ट्रिसिटी एंड बाय लाइट। हीट एनर्जी हमारे 2 सबसे मेन है, फेरस सल्फेट एंड लेड नाइट्रेट। सेकंड में हमारे पास आती है वाटर की डीकंपोजिशन, और थर्ड हमारे पास है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस तरह के रिएक्शन में क्या होता है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट जो कि कंपाउंड में प्रेजेंट है उसे डिस्प्लेस कर देता है। जैसे यहाँ पे हम आयरन हमारे पास एलिमेंट है और एक कॉपर सल्फेट एक कंपाउंड है। इसमें कॉपर हमारे पास क्या है, एलिमेंट है, तो आयरन क्या करेगा, ये इसकी प्लेस में आ जाएगा और ये कॉपर इसकी प्लेस में आ जाएगा, तो ये डिस्प्लेस हो रहे हैं। तो इस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करने के लिए आपको ये पहले रिएक्टिविटी सीरीज आनी चाहिए। ये आपके क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 में है, रिएक्टिविटी सीरीज। इस रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग हमारा मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन है, पोटेशियम। मोस्ट रिएक्टिव, किसे आप थोड़ा भी ओपन में रखो तो ये रिएक्ट कर जाता है। ये हमारा लीस्ट रिएक्टिव है। तो पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड और कॉपर। इसके नीचे सिल्वर वगैरह आते हैं, उसके हमें रिएक्शन में जरूरत नहीं पड़ेगी।
अब इसे याद करने की ट्रिक है, अब जिस तरह मर्जी याद करो, बट जिस तरह मुझे इजी लगता है वो है प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए ज़ेब्रा, इट्स लाइक कॉलिंग, ठीक है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए ज़ेब्रा, इट्स लाइक कॉलिंग, आगे जिस तरह मर्जी, हमें जो काम की वो इतनी है, दोबारा सुन लो, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए ज़ेब्रा, इट्स लाइक कॉलिंग, ठीक है। तो फिलहाल चलो इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो कॉपर की जगह कौन आ गया, आयरन, और आयरन की जगह कौन आ गया, कॉपर, तो इसे बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब स्टार्टिंग में क्या था, कॉपर सल्फेट का कलर था डार्क ब्लू, अब उसमें हमने आयरन नेल रखी एक जो ग्रे कलर की थी, तो थोड़ी देर के बाद हमारा क्या होगा, जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर है वो फेड अवे होके वो किस कलर में हो जाएगा, ग्रीनिश सोल्यूशन में हो जाएगा, ठीक है, उसका डार्क ब्लू कलर फेड अवे हो जाएगा, और जो हमारे पास कॉपर बचेगा वो रेड ब्राउन कलर का बचेगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग अगर ये रिएक्शन हो पा रहा है तो आयरन इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर। अब ये रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तभी होगा जो भी हमारे पास एलिमेंट प्रेजेंट है, जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो मोर रिएक्टिव होना चाहिए जो एलिमेंट कंपाउंड में प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल हम यहां पे बात करते हैं, यहां क्वेश्चन है हमारे पास कॉपर प्लस मैग्नीशियम सल्फेट, यहां पे कॉपर एलिमेंट है और ये कंपाउंड में एलिमेंट कौन है, मैग्नीशियम। तो कॉपर अगर मोर रिएक्टिव है तो ये डिस्प्लेस कर पाएगा। अब यहां पे ढूंढो कॉपर और मैग्नीशियम कहां पे है, कॉपर देखो यहां पे है और मैग्नीशियम ये ऊपर है। ये रिएक्शन तभी होता है जब भी जो एलिमेंट है वो मोर रिएक्टिव है, बट यहां पे मोर रिएक्टिव कौन है, देखो मैग्नीशियम, तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा, नो रिएक्शन, ठीक है। अब एक आप ट्राई करो, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना जरा। जैसे हम लिखें सोडियम प्लस मैग्नीशियम सल्फेट, इसे ट्राई करो। तो आती है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, दोनों कंपाउंड है, ये देखो बेरियम क्लोराइड, यहां पे है सोडियम सल्फेट, दोनों क्या है हमारे पास, कंपाउंड। जब कंपाउंड को कंपाउंड में मिक्स करते हैं तो यहां पे हमारे एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस होती है। तो इस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां पे दो बार डिस्प्लेसमेंट होगी, वो किस तरह होगी, देखो बेरियम क्लोराइड को हम कैसे लिख सकते हैं, बेरियम क्या होता है Ba2 पॉजिटिव, ये इसका आयन आ गया, क्लोरीन का होता है Cl नेगेटिव, ठीक है। सिमिलरली इसका क्या बनेगा, सोडियम Na पॉजिटिव, सल्फेट होता है SO4 2 नेगेटिव। अब ये Ba2 पॉजिटिव किससे ज्यादा रिएक्ट कर देगा, इसके नेगेटिव के साथ, ये एक बार डिस्प्लेसमेंट होगी, और सिमिलरली ये Na पॉजिटिव रिएक्ट कर देगा हमारा Cl के साथ, तो ये हमारी दूसरी डिस्प्लेसमेंट होगी। तो ये Ba और SO4 के बन गया BaSO4, और सिमिलरली Na और Cl के बन गए हमारे पास NaCl। तो यहां पे दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रही है, इसी तरह इसी करके इसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या फिर इसे बोलते हैं हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, कि जब हम ये रिएक्शन करेंगे तो एक हमारे पास सॉलिड नीचे बच जाएगा टेस्ट ट्यूब में, तो यहां पे जो हमारे पास सॉलिड बचेगा इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग वो कौन सा होगा, हमारा बेरियम सल्फेट इनसोल्युबल सॉलिड, इसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो इस रिएक्शन का दूसरा नाम होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। दो कंपाउंड मिलके जब एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस करें उसे हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिमिलरली हमारे पास एक और एग्जांपल है, लेड नाइट्रेट एक व्हाइट कलर का होता है, सिमिलरली पोटेशियम आयोडाइड भी हमारे पास व्हाइट कलर का होता है। अब व्हाइट सोल्यूशन में व्हाइट मिला रहे हैं तो हमारा आंसर भी व्हाइट आना चाहिए, बट यही तो केमिस्ट्री का मैजिक है। बट जब हमारे पास आयोडाइड बनेगा, यहाँ जो हमारे पास यहाँ पे प्रेसिपिटेट बनेगा लेड आयोडाइड, वो हमारा येलो कलर का बनेगा, येलो इन कलर। सॉलिड हमारे पास ये जो आ रहा है वो होगा येलो इन कलर, और KNO3 हमारा व्हाइट कलर का बचेगा, ठीक है। इसमें भी एक्सचेंज ऑफ आयंस बन रहे हैं, Pb2 पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, सिमिलरली K पॉजिटिव और I नेगेटिव, ये मिलके क्या बन जाएगा हमारा Pbi2 प्लस KNO3। वेरी इंपॉर्टेंट, सेकंड इक्वेशन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब हमारे पास लास्ट टाइप आती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन कब बोलते हैं, जब किसी भी सब्सटेंस में अगर हम ऑक्सीजन ऐड करें या फिर हम हाइड्रोजन रिमूव करें सब्सटेंस से, तो उसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। सिमिलरली उसका ऑपोजिट होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा रिडक्शन,
और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा हमारे पास रिडक्शन। तो हम बस एक याद करो, दूसरा उसका ऑपोजिट आएगा। ऑक्सीडेशन क्या है हमारे पास? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस, ठीक है। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी क्या है हमारे पास? ऑक्सीडेशन है। अब कोई भी रिएक्शन है उसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन इकट्ठी होती है, तो इस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। RED मतलब स्टैंड फॉर रिडक्शन एंड OX स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन। तो एनी रिएक्शन इन विच रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। तो आपको क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह आएगा कि जैसे ही आपको एक क्वेश्चन लिखिए आगे, आपको क्वेश्चन में पूछेंगे नेम द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, नेम द रिड्यूसिंग एजेंट, नेम द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड सो ऑन। तो आपने सिर्फ ये देखना है कि किस सब्सटेंस में हाइड्रोजन या ऑक्सीजन ऐड या रिमूव हो रही है। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, यहां पे H2 है, यहां आगे क्या बन गया? H2O। तो एडिशन ऑफ यहां पे क्या हो रही है? ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन क्या होती है हमारी? ऑक्सीडेशन। और यहां पे कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन गया, तो ऑक्सीजन यहां से रिमूव हो रही है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होती है हमारी रिडक्शन। तो ये हमारा क्या हो गया? रिडक्शन। अब देखो हमारे पास ये चारों में से एक क्वेश्चन पूछेंगे हमें, तो किस सब्सटेंस को ऑक्सीजन मिल रही है, तो उसे बोलेंगे हम सब्सटेंस ऑक्सीडाइज। अच्छा, एक और बात, आपका आंसर जो भी आएगा हमेशा रिएक्टेंट से आएगा, ठीक है। ये वाले आपके आंसर में नहीं बनेंगे। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन सा हो रहा है? यहां पे H2, ठीक है, इसको ऑक्सीजन मिल रही है। और सब्सटेंस रिड्यूस कौन सा है? जो जहां से ये ऑक्सीजन जा रही है वो आ जाएगा कॉपर ऑक्साइड। अब हमारे पास आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कि ऐसा कौन है जिसने अपनी ऑक्सीजन दी। तो या फिर सिंपल लैंग्वेज में याद करना, जो भी सब्सटेंस रिड्यूस है वो आपका क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ट्रिक की समझ लो एक, तो यहां पे आपका आंसर आ जाएगा कॉपर ऑक्साइड। और जो भी आपका सब्सटेंस ऑक्सीडाइज है वो आपका क्या आ जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट आ जाएगा। तो यहां पे आपका आंसर आना था H2, ठीक है। दोबारा देखो, जहां से ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो रही है तो वो आपका सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, जहां से रिडक्शन स्टार्ट हो रही है वो आपका सब्सटेंस रिड्यूस। जो भी सब्सटेंस रिड्यूस है वो आपका क्या बन जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो भी सब्सटेंस ऑक्सीडाइज है वो आपका क्या बन जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसी के बेस पे एक और एग्जांपल करते हैं, इसे नोट डाउन कर लो आप। एक और क्वेश्चन ट्राई करना है। जैसे अगर हम बात करें सल्फर डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड फॉर्म्स वाटर एंड सल्फर, वाटर एंड सल्फर। पहले आप खुद ट्राई करना। अब चेक करो, यहां पे सल्फर डाइऑक्साइड है, यहां पे आके कह रहा है कि सिर्फ सल्फर, ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, तो SO2 आपका हो गया सब्सटेंस रिड्यूस। तो सब्सटेंस रिड्यूस का आंसर क्या आ जाएगा आपका? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। अब यहां पे H2S है, बट यहां पे आके क्या बन गया? ऑक्सीजन ऐड हो गया इसकी जगह, तो यहां पे क्या हो गया? आपकी ऑक्सीडेशन। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन है आपका? हाइड्रोजन सल्फाइड। अब जो भी सब्सटेंस रिड्यूस है वो आपका क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां पे आपका आंसर आ जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। और जो भी सब्सटेंस ऑक्सीडाइज है वो आपका आंसर आ जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। वेरी इजी। अब हमारे पास लास्ट लगता है कि ऑक्सीडेशन हम रियल लाइफ में कहां पे ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले देखो, जब भी हम कोई भी आयरन की चीज न्यू लें तो उसकी शाइनिंग सरफेस होती है, बट आफ्टर सम टाइम अगर वो मॉइस्चर और एयर के साथ रिएक्ट कर जाए तो उसका कलर क्या चेंज हो गया? आपका रेडिश ब्राउन की तरह होता है। सिमिलरली अगर आप सिल्वर की कोई न्यू ऑर्नामेंट लेके आ रहे हो तो थोड़े टाइम के बाद उसके ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है। तो सिमिलरली कॉपर अगर थोड़े टाइम बाद एयर और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करे तो उसके ऊपर ग्रीन कोटिंग आ जाती है। तो ये जो भी ये कलर चेंज हो रहा है, तो इस सब का कारण क्या है हमारे पास? ऑक्सीडेशन, ठीक है। कि कभी भी किसी भी मेटल की स्लो ईटिंग हो या बाय ऑक्सीडेशन रिएक्शन बाय द इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर, एयर, तो उसे हम बोलते हैं कोरोजन। और आयरन के केस में उसे हम बोलते हैं रस्टिंग, ठीक है। तो कोई भी आयरन की चीज है अगर आप ओपन में रखो और इन कांटेक्ट विद वाटर रखो, ठीक है, तो मॉइस्चर, ऑक्सीजन, वाटर या फिर केमिकल के साथ रिएक्ट करके वो बनता है हमारे पास, वो खराब होना शुरू हो जाता है।
अब अगर हम आयरन का एग्जांपल ले तो आयरन अगर ऑक्सीडेशन करें तो ये एक हमारा बन गया रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका बन गया रस्ट का फॉर्मूला कि ऑक्सीडेशन करके कलर क्या हो रहा है, मेटल्स का चेंज हो रहा है, ठीक है। सेम हमारा कोई भी फूड आर्टिकल्स है जिसमें फैट्स और ऑयल है, उसे अगर आप ओपन रखो, ठीक है, तो उसका टेस्ट और स्मेल क्या होता है, काफी जल्दी चेंज हो जाती है। अगर वो आपका जैसे इस टाइम रेनी सीजन है तो इस सीजन में काफी जल्दी वो क्या जाता है, खराब हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं रैंसिड होना, ठीक है। तो कोई भी अगर सब्सटेंस है जिसमें ऑयल और फैट्स प्रेजेंट है तो उसका क्या होता है, थोड़े टाइम बाद टेस्ट चेंज हो जाता है और स्मेल उसकी चेंज हो जाती है, तो उसे बोलते हैं हम रैंसिडिटी। अब हमारे जो चिप्स होते हैं उसके पीछे पैकेट में देखो, उसमें लिखा होता है कि उसमें ऑयल भी है और उसमें फैट्स भी हैं, जैसे हमारे चिप्स है नॉर्मल, ठीक है। तो अगर वो हम ऐसे ही अगर सेल करें तो वो जल्दी खराब हो जाएंगे, तो उन्हें बचाने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस डालते हैं। वो हमारा किस तरह वर्क करती है, एज ए एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। तो कोई भी फूड आर्टिकल है जिसमें हम फैट और ऑयल है तो उसमें हम क्या यूज करेंगे, या तो नाइट्रोजन गैस यूज करेंगे, या फिर हमें उसे एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रखेंगे, या फिर हम उसे रेफ्रिजरेटर में यूज पैक करके रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास वेज होते हैं कि अगर हम अपने खाने को बचाना चाहते हैं जिसमें फैट्स और ऑयल्स हो, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा चैप्टर खत्म होता है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिखना कि नेक्स्ट चैप्टर आप फिजिक्स का, बायोलॉजी का या केमिस्ट्री का चाहते हो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।